कि पाकिस्तान के तीन बड़े चैलेंजेस कि अगर वो पाकिस्तान के उन चैलेंजेस को गवर्नमेंट उसको फोकस कर ले तो पाकिस्तान इकोनॉमी कैन टर्न अराउंड। ओवर टू यू सर। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दैट इज़ एफबीआर। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अदारा ठीक हो जाए, इसमें रिफॉर्म्स आ जाएं, तो आपको ग्रॉस रूट लेवल से लेके अपर क्लास तक आपको चेंज भी मिलेगी और शायद प्रॉस्पेरिटी भी मिले। तो क्या ये समझते हैं कि ये असल मसला वो IMF का है रादर देन के एफबीआर का है? ओवर टू यू सर। एजाज भाई, ये एक परसेप्शन है जो कि गलत बनी हुई है। Okay. मैं लोगों को डिफरेंट फोरम पे भी ये बता चुका हूँ। IMF एक सिंपल मैकेनिज्म है कि मैं सपोज आपसे पैसे मांगता हूँ, वो सिंपल पूछता है भाई देने कैसे हैं। आप जो लिख के देते हैं कि मैं यहां से दूंगा। FDI की क्या अपडेट है? क्या इस वक्त अचीवमेंट्स हैं SIFC की और एक्सपोर्ट के वाले से, क्योंकि ये दो किडनी का ड्राइवर है इकोनॉमी का। जितना मर्जी भी आप, जब तक आप इनको नहीं फोकस करेंगे, इनके रिफॉर्म नहीं करेंगे, इकोनॉमी टर्न अराउंड नहीं हो सकती। ओवर टू यू। इजाज भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? आपने SIFC बना दी और कोशिश की आपने कि आप FDI को अट्रैक्ट कर सकें। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले की खबर आपके पास, आपने भी देखी होगी, माइक्रोसॉफ्ट वाइंड अप करके जा रहा है और मल्टीनेशनल वापस जा रहे हैं। क्यों? आपका जो कैपिटल है, चाहे आप लॉस किया, मतलब आज से 2 साल पहले, 3 साल बाद पहले किसी ने $1 लाख भेजा मिसाल के तौर पे, एक तो वो करेंसी डिवैल्यूएशन में रह गया $40,000। सेकेंड, अगर वो $40,000 है तो वो $40,000 वापस रिपैट्रिएट ही नहीं हो सकता। तो एक तो FDI आए क्यों? तो मुझे बताएं कि ये बेरोजगारी जो है आपके पास, इसके क्या सोल्यूशन है सर जी? इसका सोल्यूशन इजाज भाई, इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। अगर हमारे अदारों से मुराद चाहे वो वापडा है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो IT डिपार्टमेंट है, कोई भी, इधर सिर्फ 2 मैकेनिज्म ठीक हो जाए। वन इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड सेकंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर ये प्रॉपर टीम्स आपके पास अवेलेबल हों तो मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं। मुझे बताएं कि हमारे पास होप क्या है इस यूथ के लिए? कोई मुल्क का बच्चा 25 साल की उम्र से, जब चेक कर लें 15 साल से 25 साल का बच्चे से साइलेंटली सीक्रेटली पूछ लें, कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। प्लीज इसका जवाब दें। इजाज भाई, एक तो जेन्युइनली बेरोजगारी भी इशू है, एक्सपेंसेस भी इशू हैं, बट थोड़ा सा यूथ में भी प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट की तरह ना, यूथ भी हमारी इजी मनी के चक्कर में रहती है, मेहनत करने पे हम फोकस नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को, बच्चों को जानता हूं जो 2-2, 3-3 जॉब भी करते हैं अपने मीन्स को पूरा करने के लिए, जेन्युइन। अस्सलाम वालेकुम जी। एजाज निसार, प्रेसिडेंट CEO क्लब हाजिर है। आज हमारा एक टॉक होगी, एक टॉक विद बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान मलिक साहब, जो कि बड़े फेमस किस्म के आदमी हैं। डिफरेंट पॉडकास्ट में, डिफरेंट आप इनको TV चैनल्स में देखते होंगे। डिफरेंट उनकी ओपिनियन मेकर हैं, बेसिकली इन्फ्लुएंसर हैं बिज़नेस के हवाले से। तो अपनी दिल की बात करते हैं और जो सच है, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो माशी चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो आज हमने इनको CEO क्लब में इन्वाइट क्या है, हमारे लिए ऑनर है। ये रावलपिंडी से आए लाहौर में, तो मैंने कहा वी शुड हैव अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग ये जो भी बजट आया, फिर उसके बाद FBR के कुछ नई इस्तेलाहात आई रिफॉर्म्स के हवाले से, और कुछ इकॉनमी के दूसरे FDI के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, रेमिटेंस के हवाले से। तो हम इनसे आज बात करते हैं। तो वेलकम एहसान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ आंदा। एहसान साहब, मुझे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स। सच्ची बात है कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि इतनी हाईएस्ट इन्फ्लेशन वो वाली तो कंट्रोल कर ली जो सरकारी है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के ओवरऑल, अगर मैं मैक्रो की बात करूं, फिर हम आगे पर्टिकुलरली सेगमेंट वाइज, सेक्टर वाइज आगे आते हैं, कि पाकिस्तान के 3 बड़े चैलेंजेस कि अगर वो पाकिस्तान के उन चैलेंजेस को गवर्नमेंट उसको फोकस कर ले तो पाकिस्तान इकोनॉमी कैन टर्न अराउंड। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़त, सबसे पहले शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दैट इज़ एफबीआर। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अदारा ठीक हो जाए,
इसमें रिफॉर्म्स आ जाएं तो आपको ग्रॉस रूट लेवल से लेके अपर क्लास तक आपको चेंज भी मिलेगी और शायद प्रॉस्पेरिटी भी मिले, बेहतरी। हमने एफबीआर को एक ऐसा डंडा पकड़ा के आप इसको आसान उर्दू में ये कह लें, हमने रिप्लेस किया है नैब को एफबीआर के साथ। अच्छा, आप इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के चेंबर्स हैं इंक्लूडिंग लाहौर चेंबर, उसके जो प्रेसिडेंट है बुज़र साहब, वो जिस तरह सरापा एहतजाज हुए हुए हैं, मतलब आप एक असिस्टेंट कमिश्नर को पावर्स दे रहे हैं कि एक बिजनेसमैन को जब चाहे आके अरेस्ट कर ले। व्हाट फॉर? आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका रेवेन्यू, एफबीआर का काम है टैक्स कलेक्शन। वो ये उसकी काम नहीं है कि वो पॉलिसी बनाए और फिर उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करे। मैंने ये डिफरेंट फोरम पे कहा है कि अगर हम मुल्क में बेहतरी चाहते हैं तो जब तक एक पावरफुल इकोनॉमिक टीम एफबीआर के ऊपर नहीं बैठेगी और वो पॉलिसी नहीं देगी, तब तक चीज़ों में बेहतरी नहीं आएगी। आपका ये जो बजट है और इस बजट में आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी जो आप कह लें नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बहुत पढ़े लिखे अच्छी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां भी होंगी डेफिनेटली, पर ग्राउंड पे आपका एक्सपीरियंस इंटरेक्शन ज़ीरो है। एक तो आप जिस क्लास में चले जाते हैं ऊपर, वहाँ पे जो आपकी गर्दन में सरिया आता है वो आपको एजाज साहब से मिलने से रोकता है, एजाज साहब की तजवीज़ सुनने से रोकता है। तो जब तक आप मेरी प्रॉब्लम्स को ही नहीं सुनेंगे, आप मेरी प्रॉब्लम को सुने, हो सकता है मैं भी झूठ बोल रहा हूं, बट आपको आसानी होगी, आप एक दफा एहसन की बात सुन लें, एजाज साहब की सुन लें, प्लस माइनस करके आप शायद को बेहतर चीज ड्राफ्ट कर दें या बेहतर चीज ले आए। अभी रिसेंटली आज की बता रहा हूं आपको, जी जी बोलिए। बिजनेस रिकॉर्डर की स्टोरी लगी हुई है सोहेल सरफराज साहब की, एक टैक्स रिटर्न फॉर्म। ओके, ठीक है, और हम कब से ये सुन रहे हैं कि यार आप टैक्स रिटर्न फॉर्म को सिंपल बनाएं, एक आम आदमी उसको खुद भर सके। आप ऐसा फॉर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैं या आप जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक टैक्स लॉयर की खिदमात की ज़रूरत है। आपने अभी उसमें क्या लिखा है, लाइटर टोन में बता रहा हूं कि इजाज साहब आपने ये जो घर आज परचेज किया है इसकी एफबीआर वैल्यू जिस पे आपने परचेज किया है और आज मार्केट वैल्यू खुद लिखें, वो भी आप वो खुद लिखें। तो मैंने वो एक और जगह पे बोला, मैं कहा यार सिंपल एक लाइन ऐड ऑन कर देना कि मैं टैक्स चोर हूं, यस और नो, तो मैं यस कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि आपने तो काम नहीं करना है, अपना काम भी मुझे दिया ना। अपना काम भी आप चाहते हैं कि हर चीज हम इस तरीके से करें कि हम लोगों को ट्रैप करें। काम करने की जरूरत नहीं है, आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, पर आप ये सोचते ही नहीं है कि हमारी जो 18 ट्रिलियन के अराउंड इकोनॉमी है वो कैश की है। आप कैसे 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इसको कैशलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप अभी, मैं या आप आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हुए हैं जैज कैश, इजी पैसा, डिफरेंट मॉडम्स को यूज कर करके कहीं ना कहीं ये चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं, पर उन चीज़ों पे आप काम करने को तैयार नहीं हैं। आज आप कह रहे हैं नॉन फाइलर बैंक में पैसे जमा कराएगा, हम उसको 0.6% चार्ज करेंगे, तो क्या होगा? नॉन फाइलर बैंक में पैसे नहीं जमा कराएगा। मैंने अगर सपोज मैं नॉन फाइलर आपके अकाउंट में पैसे जमा कराने जा रहा था तो अब नहीं जमा कराऊंगा। तो मैं ये समझता हूं अगला जो क्राइसिस आने वाला है वो तो ये है कि बैंकों का रेवेन्यू शॉर्ट ड्रॉप कर जाएगा। लोग वो दोबारा एक जमाने में जो मैकेनिज्म था पर्ची सिस्टम और आप हवाला सिस्टम को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके ऊपर इकोनॉमिक टीम नहीं है। आप हर दफ़ा एक नया तजर्बा करते हैं, कभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा देते हैं, कभी डीएमजी ग्रुप से उठा के चेयरमैन ले आते हैं। आप एक पॉलिसी की कंसिस्टेंसी चलने ही नहीं देते। इकोनॉमिक अगर टीम आप बैठाएं, वो बताए कि ये 5 साल के लिए पॉलिसी है। मुझे एहसन साहब यहाँ रोक रहा हूँ आपको, मैं एक छोटा सा यहाँ आपको एक सवाल करूँगा। आपने आते साथ ही कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारी रेवेन्यू जो अथॉरिटीज़ हैं, एफबीआर है, वो नैब बन गई है,
मेरा ख्याल है, आप मुझे इसको करेक्ट करें इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये हमारा जो बजट है, ये हमारे जो नए रिफॉर्म्स आई हैं, ये हमारे तो इख्तियार में नहीं है। ये तो सिर्फ हमें एक कागज़ पे IMF की तरफ से आता है। ये बजट तो पिछले सालों, कई सालों से हम तो बस उसके एग्जीक्यूटर हैं, FBR भी तो क्या ये समझते हैं कि ये असल मसला वो IMF का है रादर देन कि FBR का है? हाउ टू यूज सर? एजाज भाई, ये एक परसेप्शन है जो कि गलत बनी हुई है। Okay. मैं लोगों को डिफरेंट फोरम पे भी ये बता चुका हूँ, IMF एक सिंपल मैकेनिज्म है कि मैं सपोज आपसे पैसे मांगता हूँ, वो सिंपल पूछता है भाई देने कैसे हैं। आप जो लिख के देते हैं कि मैं यहां से दूंगा और उसके बाद उस साइड से आप नहीं देते, आप उसमें डिफरेंट ताजर दोस्त ऐप उनको बताते हैं ड्रामा कि हम ताजरों को टैक्स कर रहे हैं, आपको पैसे इकट्ठे करके देंगे। आप फेल हो जाते हैं, पॉलिटिकल आपका बैगेज आपको अलाउ नहीं करता कि आप ताजरों पे हाथ डालें। आप एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हम फेसलेस मैकेनिज्म पे जा रहे हैं। मतलब आपने IMF को इतनी ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया, उनका नहीं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है तुम इस पे बर्डन डालो, ताकि 1 जुलाई को जब नया बजट इंप्लीमेंट हो तो 1 अगस्त को सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास ने जो टैक्स रिटर्न पे करनी है मेरे पैसे आ जाएं। हमारे जो बाबू बैठे हुए हैं FBR के अंदर, वो एफर्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो उनको ऐसा प्लान देने में नाकाम हो जाते हैं कि भाई हम टैक्स कलेक्शन को टैक्स बेस से बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, शायद आपको बुरा लगे, मैं CM पंजाब को क्रेडिट देना चाहूँगा। वो इस बेस पे कि मेरे नॉलेज में है कि CM पंजाब को कहा गया कि ये टैक्स बढ़ा दिया जाए तो हमारी रेवेन्यू बेहतर हो जाएगी। उनका मेरे पास ये प्लान मत लेकर आए, और वो रिफ्लेक्ट हुआ हमारे रियल एस्टेट के ऊपर कि स्टैम्प ड्यूटी TMA टैक्स बढ़ाने की बात हुई। उनका नहीं, मुझे आप बताएं टैक्स बेस कैसे बढ़ेगा। कलेक्शन समथिंग एल्स, मुझे आप टैक्स बेस बढ़ाने का फॉर्मूला दें, जिसका शायद ये पहला टेन्योर है, शायद अभी आप कह लें तिफले मकतब है, सीख रही है काम, उसको इस चीज का अदराक है। जो ऊपर वज़ीर आज़म साहब हैं, जिनके कितने टेन्योर हैं, एक टीम है, और उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही। वो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, इंक्रीज़ उसका जो लेवल है। अच्छा, मुझे आगे चलते हैं, हम थोड़ा इसको आगे गुफ्तगू को लेके चलते हैं। मुझे ये बताइए कि दो तीन चीज़ें क्रिटिकल, ये तो आपने एक तस्वीर का रुख बताया इकॉनमी का, जो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से और ख़ासकर जो पॉलिसी जो मेकिंग के हवाले से सर, ठीक है ना। मुझे ना मलिक साहब आपसे ये पूछना है कि पाकिस्तान में 3-4 क्रिटिकल हैं जो भी इकॉनमी के अंदर जो ड्राइवर्स हैं, जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, जिसकी रिजल्ट जो होते हैं इन चीज़ों में ज़ाहिर होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी एक्सपोर्ट है और आपका FDI है। मुझे ये बताएं कि पिछले 3 सालों में कितनी पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट SIFC बन गया, गवर्नमेंट ने कहा जी हमने दूध की नहरें लगा दी हैं, माइंस में, मिनरल्स में, एनर्जी और पता नहीं IT में, IT का मतलब देखिए उस पर भी टैक्स लगा दिया उन्होंने। तो FDI की क्या अपडेट है, क्या इस वक्त अचीवमेंट्स हैं SIFC की और एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि ये 2 क्रिटिकल का ड्राइवर है इकॉनमी का। जितना मर्जी भी आप, जब तक आप इनको नहीं फोकस करेंगे, इनके रिफॉर्म नहीं करेंगे, इकॉनमी टर्न अराउंड नहीं हो सकती। ओवर टू यू। इजाज भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, आपने SIFC बना दी और कोशिश की आपने कि आप FDI को अट्रैक्ट कर सकें। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले की खबर आपके पास, आपने भी देखी होगी, माइक्रोसॉफ्ट वाइंड अप करके जा रहा है और मल्टीनेशनल वापस जा रहे हैं। क्यों? आपका जो कैपिटल है, चाहे आप लॉस किया, मतलब आज से 2 साल पहले, 3 साल बाद, पहले किसी ने $1 लाख भेजा मिसाल के तौर पे, एक तो वो करेंसी डिवैल्यूएशन में रह गया $40,000। सेकेंड, अगर वो $40,000 है तो वो $40,000 वापस ही नहीं, रिपैट्रिएट ही नहीं हो सकता। तो एक तो FDI आए क्यों। उसके बाद जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि इजाज साहब लंदन, दुबई, USA दोस्तों को फोन करते हैं कि यार $1 लाख है, मुझे को अपॉर्चुनिटी बताओ, मैं वहां पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं, यहां के हालात ठीक नहीं है। तो आप कैसे ये समझते हैं कि यहां का लोकल इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है और बाहर वाला पाकिस्तान आ जाए? क्यों? आपके पास ये भी खबर आई होगी, आज से 4 माह पहले, 3 माह पहले की खबर है कि दुबई में, UAE में पाकिस्तानीज आर ऑन नंबर 2 इन इन्वेस्टमेंट, और 10 से $12 बिलियन का फिगर है दुबई की रियल एस्टेट में पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट का। भाई पहले आप
यहाँ पे मैकेनिज्म ठीक करें। मतलब लोकल इन्वेस्टर को पहले आप प्रोटेक्ट करें, फॉरेन इन्वेस्टर तो बाद की बात है। और जहां तक आपने एक्सपोर्ट की बात की, एक्सपोर्ट आप, मैं तो अबूजर साहब को बार बार इसलिए कोट करूंगा क्योंकि आजकल हर मीडिया पे वो शोर मचा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस आप कहां लेके हैं, आपके टैक्सेस की परसेंटेज कहां ले गए? आपने इस बजट में एक्सपोर्ट को क्या फैसिलिटेट किया है, आप सिर्फ वो बता दें। मतलब आप, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है आपका फोकस ही टैक्स कलेक्शन है, और उसमें भी जो टारगेट है वो यही, जो आपकी टैक्स पेयर क्लास है, चाहे वो सैलरीड है चाहे वो बिजनेसमैन है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं। नॉन फाइलर बिल्कुल ठीक करता है। मैं ऑनेस्टली आज ये कहने पे मजबूर हो गया हूं, और वो भी इस वजह से हुआ हूं क्योंकि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कहता है कि मुझे लोग आके कहते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं बट एफबीआर के पर्सपेक्टिव की वजह से एफबीआर में रजिस्टर नहीं होते। तो मैंने इसका दो जगह पे जवाब ये दिया, यार ये तो वैसे चेयरमैन एफबीआर के खिलाफ भी चार्जशीट है और इटसेल्फ अपने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट भी है कि ये आप दूसरा बजट दे रहे हैं तो आपने ये पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कुछ नहीं किया। सर आगे चलते हैं, मुझे ये बताएं, एक्सपोर्ट की बात की आपने, एफडीआई की, पहले अपने लोकल इन्वेस्टर्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, फिर हमने एफडीआई को लेके आना। दो तीन क्रिटिकल इश्यूज़ में मैं आपसे राय लूँगा। इस मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस आना चल रहा है, अभी आपको पता है कि ऑफिशियल एक फिगर है, ये 22% अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस। क्योंकि इस मुल्क में जब तक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है, और एग्रीकल्चर तो नेगेटिव में चलेंगे, किसान भी रो रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बहुत बड़ी पनिशमेंट है कि अगर कोई आपने कोई इंडस्ट्री लगा लिया है तो आप उसको अब्सलील हो रहे हैं, कंपेटिटिव नहीं रहे आप ना दुनिया में। तो मुझे बताएं कि ये बेरोजगारी जो है आपके पास, इसके क्या सलूशन है सर जी? इसका सलूशन इजाज भाई, इसका सलूशन बहुत आसान है। अगर हमारे अदारों से मुराद चाहे वो वापडा है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट है, कोई भी, इधर सिर्फ दो मैकेनिज्म ठीक हो जाए। वन इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड सेकंड आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर ये प्रॉपर टीम्स आपके पास अवेलेबल हों तो मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं। जब यहां पे सिलेक्शन होगी इस बेस पे कि एहसन मलिक इजाज साहब के ब्लू आइड हैं, उनके साथ सिंसियर हैं, क्राइटेरिया ही ये होगा। मैं अगर आईटी में कोई जॉब करने चला जा रहा हूं, मुझे बेशक अपना मोबाइल यूज करना नहीं आता, उसके फीचर्स का नहीं पता, और मैं आईटी की किसी जॉब पे बैठ गया हूं, तो मतलब राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। जब तक आप आज गूगल में एचआरएम खत्म कर दें, कोलैप्स कर जाएगा। आप आर&डी डिपार्टमेंट उसका खत्म कर दें, मतलब लोगों ने जो तरक्कियां की हैं, गुड गवर्नेंस भी बेसिस पे की इन चीजों में, तो बात ये, आपको ये चीज नजर ही नहीं आती। यहां पे बेसिकली इजाज भाई, आपको क्या कहना, प्रॉपर वर्ड इस ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या कहूं, इनको कोई मशावरत कंसल्टेशन नहीं चाहिए। इनको हर अफसर को रात को वही नाजल हो जाती है, सुबह ये कर दो, इजाज साहब को वहां लगा दो, एहसन को वहां लगा दो। ये मतलब आप कहते हैं कि जो गुड गवर्नेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है मेरिट कल्चर, ट्रांसपेरेंसी कल्चर और अकाउंटेबिलिटी कल्चर। जब तक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं कुछ एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एफबीआर में या हर अदारे में ना, हर ब्यूरोक्रेट की कोशिश होती है कि यार मैं कोई ऐसा काम करके जाऊँ कि लोग मुझे याद रखें। जैसे पूरी दुनिया में यार आपका आईडी कार्ड नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही एनटीए नंबर है, वही एनटीए नंबर है। हम कभी फाइलर की बकवास में पड़ जाते हैं, कभी लेट फाइलर, फिर नॉन फाइलर। अब चेयरमैन एफबीआर साहब ने एक नया सिस्टम मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा दिया है, एलिजिबल और इनएलिजिबल। मतलब कितने तजर्बे करने हैं यार हमने। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, इन तजर्बे करने के बाद ब्यूरोक्रेट सुकून से घर जाके बैठता है और एंजॉय करता है, बच्चे उसके बाहर पढ़ते हैं, सफर मैं और आप कर रहे होते हैं उसके तजर्बों को। इसमें कोई कैरेट और वो कहना सजा और जजा का मैकेनिज्म होना कि इजाज साहब ये आइडिया आपका था और इसकी वजह से हमें ये पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ है, आपको इतनी सजा मिलेगी, तो शायद सब बिहेव करें, सब अपने तजर्बे करने बंद कर दें।
सर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। ये तो हो गया ना, आपने मुझे 2-3 चीज़ों के ऊपर अब आ जाए इन्फ्लेशन के ऊपर। ये इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन तो पता ही नहीं कि जब रोज़गारी भी हो और ऊपर से महंगाई भी हो। एक अब मैं ये मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, छोटे जो लेवल पे जो माइक्रो इकोनॉमी की। तो मुझे ये बताइए कि जो महंगाई है, जो सरकारी अदारे हैं, 5-4 बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों के हाथ से निकल गई हैं, जिसमें सर ना बिजली की, लोगों की आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी की हाथ से निकल गई, बिजली का बिल लोग देते हुए डरते हैं। दूसरा, उनके पास सर जी ना ही उनके पास सेहत है, ना उनके पास है। तालीम इज़ टोटली एक्सपेंसिव का मुद्दा, अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा नहीं सकता, घर वो खरीद नहीं सकता। गाड़ियाँ सर जी आपको पता है, अभी बजट आया अभी 2025 का, तो उसमें 1-1 करोड़ रुपये गाड़ियाँ 80% से उन्होंने ड्यूटी कम करके 50% पे ले आए। जबकि एक जो गरीब आदमी, जो एक आपको गाड़ी की नेसेसिटी बन गई है एक फैमिली के लिए, छोटी सी गाड़ी भी आल्टो, वो 2-2 लाख महंगी हो गई है, और ऊपर बड़ी गाड़ियाँ 2-2 करोड़ सस्ती हुई हैं। तो ये लीड इकोनॉमी है, ये इसका क्या इलाज है सर जी? और बेरोजगारी का क्या इलाज? इजाज भाई, बेरोजगारी का तो इन्फ्लेशन का इलाज ये है, जब तक हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का इंटरेस्ट रहेगा चीज़ों में, तो इसका ऐसे ही बेड़ा गर्क रहेगा। मैं आपको भी, इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट तो क्रेडिट में ले रही है अपने कि हम 43% से इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में ले आए हैं, ठीक है। लेकिन लोग उसको ऐसे लेते हैं कि यार इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन बाजार में आप पेट्रोल लेने चले जाएं, आटा लेने चले जाएं, वो कीमतें कम नहीं आई, कोई कम नहीं हुई। वो महंगाई की रफ्तार कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। एक तो ये डिफरेंस है जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आज आपको समझ आ जाएगी मिसाल जो मैं देना चाह रहा हूँ। शुगर स्कैंडल ले लें आप, ये सर 200 सेंचुरी कर गई, डबल सेंचुरी हो गई ना। 6 माह पहले पूरा माफिया है। कौन है, किसकी फैक्ट्री है? सब गवर्नमेंट में बैठे हुए। पहले यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। मैं ये चंद बंदों को कार्टेलाइजेशन है, उस कार्टेल्स का, और ये जब से पाकिस्तान बना है, 70-75 साल से एक शुगर के ऊपर मैकेनिज्म नहीं दे पा रहे। इसका मुझे बहुत प्यारा सोल्यूशन लगा, वो मेहताब हैदर साहब हैं, शायद आप जानते हो, द न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट है, बहुत अच्छे। उनके यार इसका एक वाहिद हल है, इन सबको इंसान का बच्चा बनाने का। शुगर का बाइकआउट करते हैं आप, चीनी परचेज ही ना करें, बिल्कुल। ये किधर बेचेंगे? इनके ड्रामे खत्म हो। अब जहां तक रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी कैसे ठीक होगी? बेरोजगारी ऐसे ठीक होगी कि आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। जहां मैं एफबीआर का क्रिटिक हूं, वहां पे मैं थोड़ा सा लंगड़ियाल साहब को एक क्रेडिट भी देना चाहता हूं कि उन्हें ये तो समझ आ गई कि ग्रेड 20, 21, 22 के लोग अब सुधरने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने ग्रेड 17 के लोगों की ग्रूमिंग शुरू कर दी है। अगर हम आज अपने प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन के मैकेनिज्म को ठीक कर दें, उसको सिविक सेंस देनी शुरू कर दें कि यार बच्चे, आपने चलती गाड़ी में से लिफाफा बाहर नहीं फेंकना, तो अगर 30 बच्चों की क्लास में से 5 बच्चे भी ये चीज समझ जाएं, तो मैं समझता हूं कि आपने, ये तो आपने बड़ी बुनियादी बात की। ये मैं तो इस बात को ऐसे रीवर्डिंग करूंगा कि इस मुल्क को ना होंडा सिविक नहीं चाहिए, सिविक सेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सिविक ही नहीं चाहिए, हमें सिविक सेंस चाहिए। सर आगे हम इसको रैप अप करते हैं थोड़ा सा। मुझे बताइए कि ये सारे हो गए चैलेंजेस, मेरी मुल्क की जो असल एसेट है वो यूथ है। सर 65% पॉपुलेशन इज़ बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब है कि यहाँ कोई 15-16 करोड़ नौजवानों का मुल्क है ये पाकिस्तान में यूथ बल्क जो है ना, कई दुनिया में नहीं। इनके पास क्या होप है सर? हमने सारी बातें कर ली, बेरोजगारी, महंगाई, बड़े बड़े बातें। मुझे बताएं कि हमारे पास होप क्या है इस यूथ के लिए? कोई मुल्क का बच्चा 25 साल की उम्र से जब चेक कर लें, 15 साल से 25 साल का बच्चे से साइलेंटली सीक्रेटली पूछ लें, कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। प्लीज इसका जवाब दें। इजाज भाई, एक तो जेन्युइनली बेरोजगारी भी इशू है, एक्सपेंसेस भी इशू हैं, बट थोड़ा सा यूथ में भी प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट की तरह ना, यूथ भी हमारी इजी मनी के चक्कर में रहती है, मेहनत करने पे हम फोकस नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को, बच्चों को जानता हूं जो 2-2, 3-3 जॉब भी करते हैं अपने मीन्स को पूरा करने के लिए। जेन्युइन गवर्नमेंट की नालायकियां अपनी जगह, बट आप तो क्या बेसिक नौजवानों को आप मैसेज देंगे, वो जो उनके पास जो उनकी कमजोरियां हैं, उसके वो क्या 3 ऐसे स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंस हैं कि वो डेवलप करें? सर, एक तो आपको इमीडिएटली ये गवर्नमेंट नौकरी से बाहर आने की जरूरत है।
हमारे यहाँ मेजॉरिटी यूथ का जो माइंडसेट है, मैनू सरकारी नौकरी लभ जावे, और इस चक्कर में वो पैसे रिश्वत देने को भी तैयार है, घर का जमीन घर बेचने को तैयार है, जिस तरह बाहर जाने को तैयार होता है। जिस दिन आप इस माइंडसेट से बाहर आएंगे, आपका यूथ का लड़का काम करेगा। कि मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप छोटे छोटे बिजनेसेस से यू कैन मेक गुड मनी। 24 करोड़ 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ के 25 करोड़ पाकिस्तान से बाहर नहीं चले गए। वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं। रेस्टोरेंटों में आप चले जाएं, तमाम रेस्टोरेंट शाम को भरे होते हैं। तो लोगों के काम भी चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता को अंधेर मच गया पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए। वो तभी बनेगी जब एक अच्छी इकोनॉमी, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं हर फोरम पे कह रहा हूं, ये जो हमने शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक पॉलिटिकल डिबेट का कहानी शुरू की हुई है ना, इसको खत्म करना होगा। आपको इकोनॉमिक डिबेट स्टार्ट करनी है मुल्क में। हर एंकर अपने प्रोग्राम के अंदर 10 मिनट का इकोनॉमिक सेशन रखे, चाहे वो स्टॉक मार्केट पे बात करे, करेंसी पे बात करे, एग्रीकल्चर पे बात करे, आईटी पे बात करे। बात होगी तो शोर मचेगा। सर आखिर में लास्ट क्वेश्चन, मुझे ऑप्टिमिज्म बताएं, अपनी होप बताएं, नेक्स्ट 5 ईयर्स डाउन द रोड पाकिस्तानी इकॉनमी को डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस कहाँ देखते हैं सर? इजाज़ भाई, पाकिस्तान माशाल्लाह अभी एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अच्छा हुआ कि हमने इंडिया के दांत इकट्ठे किए, और मोराल फौज का भी और कौम का भी बहुत ऊपर गया। मैं ये समझता हूँ कि हमें बात करनी चाहिए। शायद किसी साहिब इख्तियार, अरबाब इख्तियार के कान तक ये बात पहुँचेगी तो इस पे अमल होगा, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की यूथ ग्रो करेगी, मुल्क इकोनॉमिकली साउंड होगा। बस थोड़ा सा नलायकों से वास्ता पड़ा हुआ है, वो नलायक थोड़े से उम्मीद है तजर्बे कर करके क्वेश्चन मतलब कि कोई दर्द से, गुफ्तगू से कोई एम्पैथी लर्न कर लें। सर प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे लोगों को नौकरियों पे सिखाने के लिए बैठाया हुआ है, काम करने के लिए नहीं बैठाया हुआ। सर थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम इसको आज से इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, पाकिस्तान को जो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ जो हमने विन किया है, तो उस फीलिंग्स को कैरी करना है। और 2-3 बुनियादी चीज़ें जो मलिक साहब की गुफ्तगू से लिखी, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली आ जाती है कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ और मेरिट कल्चर। ये आज का कंक्लूजन था कि जब तक मेरिट कल्चर टॉप पोजीशंस पे सही बंदा सही जगह पे नहीं आएगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, हम ग्रो नहीं कर सकते। तो ये पॉलिसी मेकिंग और यूथ के वाले से 2 बातें मलिक साहब ने बोली कि इनको अपने एटीट्यूड के अंदर चेंज करना पड़ेगा, इनको वो कॉम्पिटेंस, वो स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी की डिग्री की बजाय वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ अपनी काबिलियत पैदा करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। थैंक यू वेरी मच। एजाज सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।